सरकार ऐसा नहीं है कि इस पे पहले चर्चा नहीं हुई है, पहले भी चर्चा हुई है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जो बनी है लेबर इश्यूज़ के लिए, वहाँ भी इस मसले को लेकर बैठक हुई है। और नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल में। आपको डिटेल के साथ EPS के बारे में जानकारी मिलेगी, वो भी ताज़ा अपडेट जो अभी हाल फिलहाल की जो ताज़ा अपडेट निकल कर सामने आ रही वही आपको बता रहे हैं। तो बने रहे हमारी वीडियो में शुरू से अंत तक, आपको डिटेल के साथ आज की ताज़ा जानकारी मिलेगी, वो भी अभी आज फिलहाल की जो ताज़ा अपडेट में बताया जा रहा है। आज के समय में देश के करोड़ों लोग जो प्राइवेट सेक्टर में कंपनी में काम करते हैं, उनके वेतन से हर महीने EPS यानी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में पैसा जमा होता है। EPFO की तरफ से EPS के लिए कर्मचारी सैलरी हर महीने जो पैसा काटा जाता है, उसमें उतना ही पैसा नियोक्ता के द्वारा भी उसके EPF अकाउंट में जमा किया जाता है। अब जो कंपनी की तरफ से पैसा जमा किया जाता है तो उसे हिस्से में 8.33% आपके EPS यानी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में जमा किया जाता है। अब अगर आप 10 साल या इससे अधिक की नौकरी करते हैं और आपको योगदान EPS में लगाता रहता है तो आप पेंशन के हकदार हो जाते हैं। लेकिन अगर आपकी सैलरी 22,000 महीने है तो फिर आपको कितनी पेंशन मिलेगी, इसको लेकर आज भी कर्मचारियों को ठीक से पता नहीं रहता। इतना ही नहीं बल्कि बहुत से कर्मचारी तो ऐसे हैं जिनको इस पेंशन के बारे में भी बता नहीं पाते, जैसे पता भी नहीं रहता है कि लेकिन आज के इस NFL स्पाइस के आर्टिकल साहब में आपको पेंशन मिलेगी। इसकी पूरी गणना के बारे में बताने वाले हैं। जो इन खबरों पर भी एक नज़र डालेंगे जो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी आ रही है। जो इस तरीके से आप बने रहे हमारे वीडियो में शुरू से अंत तक, आपको डिटेल के साथ जो ताज़ा जानकारी वो मिलेगी कि EPS पेंशन के लिए योग्यता क्या होती है। और सबसे पहले EPS पेंशन कैलकुलेशन, सबसे पहले ये भी आपको बता दें कि अगर आप EPFO की तरफ से मिलने वाली EPS सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या योग्यता होती है। देखिए, जैसे कि हमने ऊपर बताया कि सबसे पहले ये देखा जाता है कि कर्मचारी ने कम से कम 10 साल तक किसी भी संस्था में काम किया हो, उसका लगातार EPS में स्कीम में योगदान रहा हो, और इसके अलावा पेंशन का लाभ लेने के लिए आपकी आयु 58 साल होनी बहुत जरूरी है। मान लीजिए आपके 40 साल की उम्र में 10 साल की नौकरी पूरी कर ली है और आपका EPS स्कीम में योगदान भी 10 साल से ज़्यादा हो चुका है तो आप पेंशन का लाभ 58 साल की आयु के में दिया जाएगा। इसके अलावा आप EPS स्कीम के तहत मिलने वाली पेंशन 2 साल के लिए रोक भी सकते हैं, जिसमें आपको अधिक लाभ भी दिया जाएगा। पेंशन प्राप्त करने के लिए EPFO की तरफ से नियोक्ता और कर्मचारी द्वारा जमा किए गए योगदान पर कुल राशि सेवा अवधि फॉर्मूले के में लगाया जाता है। इसके अनुसार ही कर्मचारी पेंशन का लाभ दिया जाता है। मौजूदा समय में EPFO की तरफ से जो न्यूनतम पेंशन का लाभ उसको सरकार की तरफ से 1,000 रुपये किया गया, तो उसके साथ ही पेंशन योग्य वेतन को 15,000 रुपये किया गया है। लेकिन मान लीजिए कि कर्मचारी की मृत्यु हो चुकी है तो उस पर उसके पत्नी को पेंशन का लाभ दिया जाता है। लेकिन अगर पत्नी ही नहीं है तो उसके बच्चों को कुल पेंशन का 75% फीसदी के हिसाब से लाभ दिया जाता है। और कितनी पेंशन मिलेगी, इसलिए EPS पेंशन कैलकुलेशन, अगर आप किसी संस्था में कार्य कर रहे हैं, आपको लगातार हर महीने हिसाब से 10 साल EPS में योगदान भी है तो आपका निश्चित समय पर 6,900 रुपये पेंशन का लाभ दिया जाता है। इस पेंशन की गणना करने के लिए आपको बता दें कि 833% इंटू 22,000 इंटू 30 वर्ष, इसलिए फॉर्मूले का इस्तेमाल किया गया जो आप भी अपनी सैलरी के हिसाब से फॉर्मूले के अनुसार कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैलकुलेशन में कर्मचारी की नौकरी की अवधि को 30 साल तक के हिसाब से गणना में शामिल किया गया है। आपकी नौकरी अवधि अगर कम से कम या ज़्यादा है तो आप उसके अनुसार अपनी पूरी कैलकुलेशन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम मीडिया आधारित आपको बता रहे हैं, सरकार से ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं। अगर जॉब करते हुए आपको PF कट रहा है तो फिर अब मौज है, क्योंकि अब सरकार की ओर से EPS प्लान चलाया जा रहा है। क्या आपको पता है कि EPF कर्मचारियों को रिटायरमेंट होने के बाद इससे हर महीना पेंशन देने का काम किया जा रहा है। अगर आपके घर में कोई शख्स PF कर्मचारी है तो फिर जरूरी बातों को ध्यान रखना होगा, जैसे किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, जो आप भी अगर EPS कर्मचारी है तो ये आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। जो हम आपको बता रहे हैं कि इसमें आप ध्यान रखोगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। इसे वैसे भी EPS के द्वारा मैनेज किया जाता है इसको।
जिससे किसी तरह की दिक्कत नहीं होती है। आप सोच रहे होंगे कि इस योजना का फायदा किन कर्मचारियों को मिलता है, ये जानने के लिए आपको हमारे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। तो आपको बता रहे हैं कि जो अभी जो इसी प्रकार की जो न्यूज निकल कर आ रही है ईपीएस से जुड़ी जरूरी बातें, जो सरकार की ओर से चला जा रहा है ईपीएस प्लान पीएफ कर्मचारियों के लिए किसी वरदान की तरह साबित होगा, जिससे जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। वैसे भी कर्मचारी पेंशन योजना का रिटायरमेंट स्कीम है जो हर किसी को अमीर बनाने का काम कर रही है। इसका फायदा बड़े स्तर पर रिटायर कर्मचारियों को मिलता है। जो कर्मचारी 18 साल की उम्र में रिटायर हो चुके हैं वे इस खास योजना का लाभ बड़े स्तर पर उठा सकते हैं। वैसे इस योजना का लाभ उसी शख्स को दिया जाएगा जिसने मिनिमम 10 साल तक नौकरी कर ली हो। सरकार ने इस स्कीम को 1995 में लॉन्च करने का काम किया गया था। योजना का मौजूदा नए ईपीएफ सदस्य भी शामिल होंगे। कर्मचारी दोनों ईपीएफ में कर्मचारी की सैलरी में से प्रतिशत का समान योगदान करना होगा और कर्मचारी की सैलरी का एक पूरा हिस्सा ईपीएफ में जाता है और नियोक्ता कंपनी के शेयरों का 8.33% कर्मचारी पेंशन योजना में 3.67% प्रति महीने ईपीएफ में जाता है। मिलेगी इतनी पेंशन आपको। जी हाँ दोस्तों, जैसे बताया जा रहा है कि रिटायर पीएफ कर्मचारियों के लिए पेंशन राशि बढ़कर 1000 रुपये कर दी गई। उसके साथ ही मंथली पेंशन जो कि सैलरी 15,000 रुपये से बढ़ा दिया गया। अनाथ पेंशन सदस्य की मौत था, उसकी कोई जीवित विधवा नहीं होने पर उसके बच्चे को मंथली पेंशन का मूल्य 75% राशि मासिक अनाथ पेंशन के तौर पर दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो अभी हाल फिलहाल जो न्यूज निकल कर आ रही है सामने, जी हाँ दोस्तों, ओपीएस एनपीएस केंद्र सरकार ने ओपीएस और एनपीएस का बीच का भी अंतर खत्म किया है। जो श्रेणी के लिए वित्त मंत्रालय ने जारी किया आदेश, जैसे कि हम जानते हैं कि पुरानी पेंशन को बहाली करने और एनपीएस पर खत्म करने के लिए सरकारी कर्मचारियों में हड़ताल की जा रही है। सरकारी कर्मचारी जगह जगह आंदोलन भी किए जा रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों द्वारा जो अनिश्चितकालीन हड़ताल की तैयारियां भी चल रही है। इससे पुरानी पेंशन बहाली के लिए जबरदस्त तरीके से मांग भी की जा रही है। वित्त मंत्रालय ने ओपीएस और एनपीएस के मामले को खत्म करने में लगा हुआ। सरकार वित्त मंत्रालय ने ओपीएस और एनपीएस के बीच का एक अंतर खत्म कर दिया है। एनपीएस में विकलांगता पेंशन और फैमिली पेंशन के मामले में जो पेंशन भुगतान आदेश पीपीओ नंबर से जारी होता है वो एन सीरीज के तहत जारी किया जाता है। नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस पीपीओ नंबर जारी किया जाता है, उस समय एन लिखा होता है। और अगर ओपीएस से जुड़ा कोई भी केस है उसमें इस तरह का किसी प्रकार का अक्षर नहीं लिखा जाता। इसमें से श्रेणी का पता चले कि अब ओपीएस में और एनपीएस के बीच का अंतर खत्म कर दिया, यानी एन श्रेणी को हटा दी गई है। और विकलांगता पेंशन फैमिली पेंशन फाइल पर पीपीओ नंबर जारी करते हुए किसी भी प्रकार का कोई भी भेद नहीं होगा। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के तहत केंद्रीय पेंशन लेख कार्यालय द्वारा इस कार्यालय को ज्ञापन में पेश की गई थी। जो बताया जा रहा है कि इस प्रक्रिया को पूरी की जाती है तो केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम के तहत की जाती है और इसको भी खत्म कर दिया जाए। इसी प्रकार जो बताया जा रहा है बहुत ही अच्छा इसमें लाभ होने वाला है आपको। जो ओपीएस का लाभ, जैसे ओपीएस का नियम लागू होगा, हम मीडिया आधारित आपको बता रहे हैं, सरकार से ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं। इसी वीडियो में इतना ही, और मिलेंगे नई वीडियो के साथ। नए और पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की नई जानकारी रोजाना आपको मिलती रहेगी।